तो दोस्तों सेक्शन 2 है द रशियन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति, यानी कि रूस की क्रांति। रशिया इज वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट, दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। तो दोस्तों जो रशिया था वह सबसे लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड था अदर यूरोपियन स्टेट के कंपेरिजन में, यानी जो अदर यूरोपियन स्टेट थे, अदर यूरोपियन कंट्रीज थी, उनके कंपेरिजन में जो रशिया था वह सबसे लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड था। लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड का मतलब वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी सबसे कम थी। तो वहाँ पे यह सिचुएशन बिल्कुल उल्टा था, रिवर्स यानी कि उल्टा था। कौन सा सिचुएशन? जैसा कि अभी हमने सेक्शन 1 में पढ़ा कि जो सोशलिस्ट थे वे पूरे यूरोपियन स्टेट में, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में कहीं पे भी सफल नहीं होते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं गवर्नमेंट बनाने में। ठीक है, बट यहाँ पे सिचुएशन जो था बिल्कुल उल्टा था रशिया में। सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। तो दोस्तों यहाँ पे जो सोशलिस्ट थे यानी कि जो समाजवादी थे वे रशिया की गवर्नमेंट को टूक ओवर कर लेते हैं। कब? अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 के बाद, यानी जो अक्टूबर की रिवॉल्यूशन हुई 1917 में, अक्टूबर के मंथ में जो रिवॉल्यूशन हुई, जो क्रांति हुई, उसके बाद रशिया की गवर्नमेंट को समाजवादियों ने टूक ओवर कर लिया। द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों जो मोनार्की का गिरना, फरवरी 1917 में मोनार्की के शासन का गिरना, और जो अक्टूबर में जो इवेंट्स हुई थी, जो घटनाएं हुई थी, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम उसी को रशियन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। आखिर में यह किस प्रकार से हुआ? और जब वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ यानी कि जब वहाँ पे क्रांति हुई तो वहाँ की जो सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन थी वो क्या थे? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए चलो दोस्तों हम रशिया का जो हिस्ट्री है, यानी कि जो रशिया था रिवॉल्यूशन के कुछ साल पहले देखते हैं उसको। ठीक है, द रशियन एम्पायर इन 1914। इन 1914 जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। जार दोस्तों ना, जार जो है कि वहाँ के राजा को बोलते थे, रशिया के राजा को बोलते थे। ठीक है, तो 1914 में जार निकोलस सेकेंड रशिया और इसके एम्पायर पे रूल करता था, शासन करता था। यहाँ पे देखो एक चीज मेंशन, यहाँ पे रशिया भी मेंशन है और यहाँ पे इट्स एम्पायर भी मेंशन है। यानी कि आज का जो रशिया है वो तो रशियन एम्पायर में आता ही था, बट आज के रशिया के अलावा भी कुछ एरिया थे जो कि रशियन एम्पायर में आते थे। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है आज का जो रशिया है उस पर जार निकोलस सेकेंड का शासन था ही, और जो रशियन एम्पायर था उस पर भी इसका शासन था। ये है जार निकोलस सेकेंड। ठीक है, बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, मॉस्को के अराउंड की टेरिटरी के अलावा द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मॉस्को। तो ये पूरा रशिया तो आता ही था रशियन एम्पायर में। तो मॉस्को के जो भी आजू बाजू की टेरिटरी, मॉस्को के अराउंड की जो भी टेरिटरी थी वो तो रशियन एम्पायर में आते थे। इसके अलावा जो आज की कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के भी कुछ पार्ट आते थे किसमें? रशियन एम्पायर में। तो रशियन एम्पायर दोस्तों स्टेज मतलब फैलना कहाँ तक? पैसिफिक ओशियन तक फैला हुआ था। और आज की जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वे भी किस में आते थे? रशियन एम्पायर में आते थे। यहाँ तक कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी रशियन एम्पायर में आते थे। तो दोस्तों हमने देखा कि जो रशिया था वो बहुत ही, जो रशियन एम्पायर था वो बहुत ही बड़े अर्थ के बहुत बड़े भूभाग पे फैला हुआ था। यानी कि जो आज का रशिया है वह तो रशियन एम्पायर में आता ही था। इसके अलावा जो मॉस्को है, मॉस्को के अराउंड की जो टेरिटरीज थी वो भी रशियन एम्पायर में आती थी। यहाँ तक कि जो आज का फिनलैंड है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड और यूक्रेन, इसका इसका भी कुछ हिस्सा किसमें आता था? रशियन एम्पायर में आता था। यानी कि रशियन जो साम्राज्य था उसमें इनका भी कुछ हिस्सा आता था। ठीक है, इसके अलावा जो रशिया था वह पैसिफिक ओशियन तक स्टेट था, यानी कि पैसिफिक ओशियन तक फैला हुआ था। उसके बाद इसमें जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जैसे सेंट्रल एशियन स्टेट्स यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान, ये सारे किस में आते थे? रशियन एम्पायर में आते थे। आज ये क्या है? सेंट्रल एशियन, ये सारे क्या है? ये पांचों सेंट्रल एशियन स्टेट हैं। ठीक है, तो ये पांचों सेंट्रल एशियन स्टेट भी रशियन एम्पायर में आते थे। इसके अलावा जो आज का देश है जिसको हम जॉर्जिया बोलते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया, ये भी आते थे रशियन एम्पायर में।
तो दोस्तों इस एम्पायर का जो मेजोरिटी रिलीजन था, यानी कि इस एम्पायर की ज़्यादा पॉपुलेशन जिस रिलीजन को यूज़ करती थी, जिस रिलीजन को मानती थी, यानी कि जिस धर्म को मानती होती, वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। यानी यहाँ का जो मेजोरिटी रिलीजन था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो कि कहाँ से किससे ग्रो हुआ था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च थे। बट इस एम्पायर में दोस्तों इसके अलावा कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी आते थे, यानी कि अदर रिलीजन के लोग भी इस एम्पायर में आते थे। ठीक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं एम्पायर का इकोनॉमी क्या था, वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या कैसी थी, और वहाँ की सोसाइटी यानी उस समाज जो था वो कैसा था। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। तो दोस्तों 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में, 20th सेंचुरी की शुरुआत में जो वहाँ की वास्ट मेजोरिटी थी, वो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वहाँ की, रशिया की, रशियन एम्पायर की, वो क्या थे, वे एग्रीकल्चरिस्ट थे। यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जो खेती करते हैं, यानी किसान थे। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो दोस्तों रशियन एम्पायर की जो पॉपुलेशन थी उसमें लगभग 85% लोग जो थे, यानी 85 जो परसेंट जो पॉपुलेशन थी, वे लोग अपनी जो लिविंग अर्न करते थे वो किसके थ्रू करते थे, एग्रीकल्चर के थ्रू, यानी कि खेती खेती के थ्रू। ठीक है। यानी कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से 85 लोग अपनी अर्निंग जो करते थे एग्रीकल्चर के थ्रू, यानी खेती के थ्रू करते थे। तो दोस्तों यह जो प्रोपोर्शन था 85% जो कि अपनी अर्निंग एग्रीकल्चर के थ्रू करते थे, वह अदर यूरोपियन स्टेट के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा था, यानी कि जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी उनके कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा था। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, फ्रांस और जर्मनी में यह जो प्रोपोर्शन था वो 40% से 50% के बीच में था। यानी फ्रांस और जर्मनी की पॉपुलेशन 40 से 50% के बीच जो है कि वे क्या करते थे, अर्निंग अपनी एग्रीकल्चर के थ्रू करते थे। यानी अगर 100 लोग हैं उसमें से 40 से 50 के बीच में लोग जो है कि 45 47 जो भी, वे लोग अपनी अर्निंग एग्रीकल्चर यानी कि खेती के थ्रू करते थे। इन द एम्पायर, इस एम्पायर में कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। कल्टिवेटर्स यानी जो खेती करते हैं, जो अनाज उगाते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है। तो जो कल्टिवेटर्स थे वो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने खाने पीने के लिए तो उगाते ही थे, जो भी उनकी ज़रूरत होती थी। इसके अलावा वो मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे। मार्केट के लिए क्यों प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि अब जैसे हम हैं तो हमको तो खाने पीने का तो मान लो खेतों से हो जाएगा, बाकी और जो पैसे चाहिए और जो हमारा खर्चा होता है, कपड़े का, अदर चीज़ों का, जो हमारी इसेंशियल थिंग्स हैं, जैसे वहाँ पे ब्रेड हो गया है, तो बाई जो करते थे तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो इसलिए वो कल्टिवेटर क्या करते थे, अपनी ज़रूरतों के अलावा मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे। और रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। जो रशिया था वह ग्रेन का मेजर एक्सपोर्टर था, यानी कि अनाज का वह मेजर एक्सपोर्टर था। एक्सपोर्टर क्या होता है, अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जैसे कि मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया से हम बाहर अगर कोई माल भेजते हैं, कोई सामान भेजते हैं दूसरी कंट्री में, इसको हम बोलते हैं हम एक्सपोर्ट करें। हमने किसी भी चीज़ को मान लो, जैसे मान लो हमने अपने यहाँ से कोई अनाज भेजा रशिया में, तो हम बोलेंगे कि हमने इतना अनाज रशिया में एक्सपोर्ट किया। अब रशिया ने सपोज कुछ अनाज या कुछ ग्रेन हमारी कंट्री में भेजा, तो हम बोलेंगे रशिया जो है हमारी कंट्री में इतना एक्सपोर्ट किया, हमने इम्पोर्ट किया। यानी कि अगर आप इस देश में, इस कंट्री में हो, ठीक है, तो यहाँ से आप जो दूसरे देश में सामान भेजोगे उसको बोलोगे कि हम एक्सपोर्टर हैं। अगर दूसरे चीज़ आप अपने देश में लोगे, वो आप क्या होगे, आप इम्पोर्टर होगे। ठीक है। एक्सपोर्ट यानी सामान को दूसरे देश में भेजना, इम्पोर्ट यानी दूसरे देश से सामान अपने देश में लेना। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट। इसका क्या मतलब कि इंडस्ट्री पॉकेट में थी, नहीं, पॉकेट द सेंस की इंडस्ट्री जो थी बहुत ही कम थी, बहुत कम थी इंडस्ट्रीज रशिया में। जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया थे वे थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। क्राफ्टमैन वंडर टू मच ऑफ द प्रोडक्शन। जो क्राफ्टमैन यानी जो कारीगर होते थे, क्राफ्टमैन क्या होते हैं, जो कि मतलब स्किल के थ्रू, अपनी स्किल के थ्रू चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता था दोस्तों वो क्राफ्टमैन करते थे। बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप्स। यानी कि क्राफ्ट वर्कशॉप के अलावा भी वहाँ पे जो है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी रशिया में। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890। तो ज़्यादा बहुत सारी जो फैक्ट्रीज थी दोस्तों वह 1890 में सेटअप होती हैं, जब रशिया का रेलवे नेटवर्क जो था वह एक्सटेंड हो रहा था, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी इंडस्ट्री में वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है। यानी कि जो ये 1819 में हमने देखा बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप हुई, तो इस टाइम रशिया का रेलवे नेटवर्क जो था बहुत तेजी से एक्सटेंड हो रहा था, और जो उसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट था इंडस्ट्री में, यानी कि लोग अलग देश से, क्योंकि अब जैसे कि रशिया जो था लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड था, अदर यूरोपियन जो कंट्री थी वहाँ पे इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा थी, तो बिजनेसमैन क्या करते थे, अब जो है कि देख रहे थे कि रशिया में इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो हो रही है, तो ये लोग क्या करते थे, इन्वेस्टर अपना पैसा
रशिया की जो यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी, जो बन रही थी, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि जब ये बन जाएगी, जो यहाँ इसमें प्रॉफिट होगा, इनका भी कुछ हिस्सा रहेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट था फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में, वो काफ़ी बढ़ रहा था। कोल प्रोडक्शन जो था वह दोगुना हो चुका था, और आयरन और स्टील आउटपुट क्वाड्रपल क्वाड्रपल मतलब 4 गुना उसमें वृद्धि हो गई थी। ठीक है, यानी 4 गुना बढ़ोतरी मिला था आयरन और स्टील आउटपुट में। बाय द 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। तो दोस्तों बाय द 1900 क्या हुआ, कुछ एरियाज में जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो क्राफ्टमैन यानी जो कारीगर थे, उनकी जो संख्या थी वह इक्वल हो चुकी थी। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी वह इंडस्ट्रियलिस्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, यानी जो उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट को हिंदी में उद्योगपति बोलते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वह उद्योगपतियों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। और गवर्नमेंट क्या करती थी कि इन सारी इंडस्ट्रीज पे जो लार्ज लार्ज फैक्ट्रीज होती थी, इन पे इनको सुपरवाइज जैसे इन पे निगरानी रखती थी कि कहीं ये लोग जो है कि वर्कर्स का शोषण तो नहीं कर रहे, उनका एक्सप्लोटेशन तो नहीं कर रहे हैं। कि वह ये देखती थी कि कहीं ये लोग जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, क्योंकि प्रॉफिट के लिए लोग कोई भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है, वो कोई भी हो। ठीक है, तो स्पेशली बिजनेसमैन में, इंडस्ट्रियलिस्ट में, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट थी वह इन पर निगरानी बनाई हुई थी, कहीं जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है वर्कर्स का कि इससे मिनिमम वेज जो है कोई भी नहीं दे सकता। मतलब वर्कर्स को इससे मिनिमम वेज, मतलब जो भी वेज रहा होगा, इससे कम नहीं दे सकता, और जो आवर्स ऑफ वर्क है इससे ज़्यादा कोई काम नहीं ले सकता। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट थी वो इनकी निगरानी करती थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, कि यह इंश्योर करने के लिए कि मिनिमम वेजेस से ज़्यादा ये लोग दे रहे हैं या मिनिमम वेजेस तक दे रहे हैं, इससे कम नहीं दे रहे हैं मजदूरों को, और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क है, यानी कि उस जो भी एक डिफाइंड आवर्स ऑफ वर्क है, काम करने का जो टाइम है, उससे ज़्यादा काम नहीं करा रहे हैं। बट फिर भी दोस्तों फैक्ट्री के जो इंस्पेक्टर थे वह रूल को ब्रोक होने से नहीं रोक पाते हैं। यानी कि कोई भी रूल हो, कितना भी स्ट्रिक्ट रूल हो, जान लो उसमें कुछ ना कुछ लूप होल होता है। इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप, क्राफ्ट यूनिट यानी कि कारीगरों की यूनिट से, मान लो एक छोटा वर्कशॉप मान लो इसको। ठीक है, क्राफ्ट यूनिट और छोटे छोटे वर्कशॉप, दी वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स। यानी जो क्राफ्ट यूनिट थे और जो छोटे छोटे वर्कशॉप थे, वहाँ पे जो वर्किंग डे था वो समटाइम्स 15 आवर्स होता था, यानी मजदूरों को 15-15 घंटे जो है काम करने पड़ते थे। और वहीं पे देखिए फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज में 10 से 12 घंटे होते थे, यह जो काम करने का आर्स होता था। अकोमोडेशन वेरी फ्रॉम रूम्स टू डोरमेट्रीज। जो अकोमोडेशन था वह रूम से डोरमेट्री वेरी करता है। अकोमोडेशन यानी जहाँ पे हम रहते हैं उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, डोरमेट्री होता है कि एक हॉल नुमा रहता है जिसमें केवल बेड लगा रहता है, ऐसे ऐसे बेड लगे रहते हैं। कुछ में ऐसे बेड लगा रहता है, कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें कि आप देखोगे एक ऐसे बेड रहेगा, उसी में एक ज्वाइन करके एक उसके ऊपर बेड रहेगा, उसको हम डोरमेट्री बोलते हैं। हॉल नुमा रहता है। ठीक है, और दोस्तों जो वर्कर्स थे यानी जो मजदूर थे, उस सोसाइटी के बेस्ड पे क्या थे, डिवाइडेड थे, सोसाइटी की बेसिस पे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे कम। कुछ लोग जो कि गांव से आए थे, उनका अभी भी गांव से लगाव, अच्छा मतलब लगाव था। अदर बाकी जो बचे मजदूर थे, वे सिटीज में परमानेंटली जो है कि सेटल हो चुके थे। वर्कर जो थे वे स्किल के बेस्ड पे भी डिवाइडेड थे, यानी योग्यता के बेस पे। एक मेटल वर्कर था सेंट पीटर्सबर्ग का, वह रिकॉल करते हुए बोलता है, लोगों को बताता है कि जो मेटल वर्कर्स हैं वे अदर वर्कर्स के बीच में अपने आप को अरिस्टोक्रेट कंसीडर करते हैं। अरिस्टोक्रेट मतलब बहुत बड़ा आदमी। ठीक है, यानी कि हिसाब से नवाब मान लो अपने आप को, क्या जैसे नवाब कंसीडर करते हैं, अरिस्टोक्रेट कंसीडर करते हैं। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। हालांकि जो उनका ऑक्यूपेशन होता है किसका, मेटल वर्कर का, वो क्या है कि उसके लिए ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल की जरूरत होती है। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर बाई 1914। तो दोस्तों बाई 1914 जो फैक्ट्रीज थी, उसमें से जो फैक्ट्रीज में जो लेबर फोर्स था, उसमें से 31% लेबर फोर्स किसका था, वुमेन्स का था। ठीक है, यानी अगर 100 लोग हैं तो बाई 1914 उस 100 में 31 क्या थी, वुमेन्स थी उस लेबर फोर्स में, यानी 31 जो परसेंट जो है वुमेन्स थी, वुमेन्स वर्कर थी। बट फिर भी उनका जो पे था, उनको जो वेजेस मिलते थे वो कम थे कंपेरिजन ऑन मेंस। यानी मेंस के कंपेरिजन में सैलरी जो होता है, मेंस की सैलरी की आधे से 3/4 के बीच में होती थी। तो जैसे कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में आपको एक बात बताई थी कि कोई भी सोसाइटी हो, दुनिया की कोई भी सोसाइटी हो, दुनिया को कोई भी रिलीजन हो, हर जगह पे वुमेन्स का शोषण हुआ ही हुआ है। ठीक है, कुछ है कि अभी आज हो रहे हैं, कुछ थे ऑलरेडी हो चुके थे। सारी कंट्रीज स्टार्टिंग से ही सबको इक्वल राइट्स, सब कुछ, इतनी आज़ादी नहीं मिली थी। बट कोई भी रिलीजन हो, कोई भी, ठीक है,
पूरे दुनिया में कोई भी रिलीजन हो, कोई भी सोसाइटी हो, वहाँ पे जो शोषण हुआ है वुमेन्स का हुआ ही हुआ है, कोई भी सोसाइटी हो। डिवीजन जो था वर्कर्स के बीच में, मजदूरों के बीच में, वो उनके ड्रेस और मैनर से भी साफ दिखाई देता था। सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशन वर फाइनेंशियल हार्डशिप का मतलब कि मान लो जब पैसे की कमी हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ कि कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने कुछ एसोसिएशन बनाया हुआ था। मान लो कि अभी 10 जैसे एसोसिएशन एसोसिएशन कैसे बनेगा, सपोज मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों में काफ़ी अच्छी मित्रता है, आज काफ़ी अच्छे फ्रेंड है। अब इनमें से किसी एक की मान लो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता, मतलब रोजगार चला जाता, अब इसको पैसे की किल्लत हो जाएगी, तब नौ बेचारे क्या सोचेंगे, नौ इनकी इसकी जो है हेल्प करने की सोचेंगे। तो धीरे धीरे इनके माइंड में आएगा क्यों ना हम एक एसोसिएशन बना लें, एक एसोसिएशन एक यानी एक असेंबली जैसा बना लें, ताकि किसी को भी इस 10 में से किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बाकी 9 लोग जो है उसकी हेल्प कर सके। तो इसी प्रकार से ऐसे इनके मन में आइडिया आता है, तो ये लोग क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। इस एसोसिएशन में मान लो 10 लोग हैं, तो इस एसोसिएशन के 10 मेंबर्स में से मान लो किसी कोई जो है अनएम्प्लॉय हो जाता है, यानी किसी का रोजगार चला जाता है, वो बेरोजगार हो जाता है। तो अब जो है इसका जो भी खर्चा रहेगा, जो भी इसकी मदद रहेगी, वो कौन करेगा, ये 9 एसोसिएशन जो 9 मेंबर बचे हैं वे लोग करेंगे। और मान लो कोई भी फाइनेंशियल हार्डशिप आया, यानी पैसे की जरूरत है, उसकी मदद कौन करेगा, इस एसोसिएशन के लोग करेंगे। डिस्पाइट डिविजन्स, इतने डिविजन्स के बाद भी वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क मतलब स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्री विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशन। एम्प्लॉयर यानी कि जो दूसरों को अपने यहाँ काम पे रखते हैं, ठीक है। तो हमने देखा जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, उनके बीच में कितना डिवीजन था। इसके बावजूद भी अगर मान लो कि कोई भी एक फैक्ट्री के वर्कर को एम्प्लॉयर ने निकाल दिया, उसको यानी कि उस एम्प्लॉयर को उसके काम से निकाल दिया, यानी कि डिसमिस कर दिया। अगर इस डिसमिसल से ये लोग नहीं खुश हैं, कौन लोग, बाकी जो फैक्ट्री के मेंबर हैं, ठीक है, या फिर वर्क कंडीशन सही नहीं है, यानी कि जो काम करने का जो कंडीशन है वह स्टैंडर्ड जो है वह सही नहीं है, तो इस केस में ये क्या करते थे, सारे मजदूर ये सारे जो है स्ट्राइक कर देते थे, ठीक है। स्ट्राइक करते थे और काम को बंद कर देते थे। मतलब इतना डिवीजन के बावजूद भी इनमें कितना एकता थी। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 97 and in the metal industry during 1902। तो दोस्तों इस टाइप की जो स्ट्राइक मतलब हड़ताल कर देना, हड़ताल पे चले जाना। तो जो इस प्रकार की हड़तालें थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े, जहाँ पे कपड़े बनते हैं, कपड़ों की इंडस्ट्री में 1896 से 1897 के बीच में काफ़ी हुई इस प्रकार की स्ट्राइक, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 के दौरान काफ़ी हुई। इन द कंट्री साइड, अभी हम गांव साइड एरिया में देखें तो पीजेंस कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, ज़्यादातर जो गांव गांव एरिया का ज़्यादातर जो लैंड था उस पे जो खेती कौन करते थे, कल्टिवेशन पीजेंट करते। पीजेंट यानी किसान, कल्टिवेशन यानी कि जो भी अनाज उनाज उगाना, जो खेतों पे काम करते हैं। तो गांव साइड एरिया में ज़्यादातर जो लैंड था उस पे, मोस्ट ऑफ द लैंड पे जो पीजेंट थे, जो किसान थे, वे खेती करते थे। बट जो नॉबेल्टी थे, जो क्राउन थे और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग थे, उनका भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज पे कब्जा था। लाइक वर्कर्स पीजेंट टू वर डिवाइडेड, तो जैसे हमने देखा मजदूर डिवाइडेड थे, उसी प्रकार से जो किसान थे दोस्तों वो भी डिवाइडेड थे। वे भी जो है डीपली रिलीजियस थे। डीपली रिलीजियस का मतलब कि काफ़ी जो है कि धार्मिक स्वभाव के थे। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। अगर हम कुछ रेयर केसेस में कुछ केसेस को छोड़ दें तो उनको वे भी जो है नोबिलिटी के लिए उनके मन में कुछ सम्मान नहीं था, मतलब वो नोबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते थे पीजेंट किसान। अब बात आती है कि जब नॉबल जो पीजेंट थे वो किसानों को, इनको नॉबल्स को सम्मान नहीं देते थे, मतलब लोकल सपोर्ट उनको नहीं था। फिर अगर लोकल सपोर्ट उनको नहीं था तो उनको इतना पावर पोजीशन आती कैसे थी नॉबल्स को। तो दोस्तों उनको जो पावर पोजीशन नॉबल्स को जो मिलती थी वह राजा के थ्रू मिलती थी। जो जार था, जार की वजह से उसको उसको जो है कि नॉबल्स गॉट दियर पावर एंड पोजीशन थ्रू दियर सर्विस टू द जार, यानी जार को जो सर्विसेज देता था, जार की जो सेवा करता था, उसकी वजह से नोबल यानी जार की सेवा करता था, किसकी, जार की। और जार जो है इनको पावर ऑफ पोजीशन दिया था, इस वजह से जो है कि ये पावर ऑफ पोजीशन के पास था, तो लोकल पॉपुलरिटी के थ्रू नहीं था। दिस वाज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटानी पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नॉबल्स एंड फाट फॉर देम। तो यह बिल्कुल उल्टा था, जैसे फ्रांस में एक ब्रिटानी एरिया है, वहाँ पे जो है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो किसान थे किसको मार रहे थे, ज़्यादा करके नॉबल्स लोगों को, ठीक है, क्योंकि इनको प्रिविलेजेस मिला था, काफ़ी अधिकार था, मतलब स्पेशल राइट से। तो उस टाइम में वहाँ के जो किसान थे नॉबल्स का सम्मान ही नहीं करते थे, बट उनके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नॉबल्स टू बी गिवन टू देम। तो रशिया के जो पीजेंट थे, जो किसान थे, वे चाहते थे कि जो नॉबल्स की लैंड है, जो नॉबल्स के पास जो लैंड है वो किसानों को दे दी जाए।
फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड। तो दोस्तों रशिया में क्या हुआ कि वहाँ के जो पीजेंट थे वे फ्रिक्वेंटली क्या करते थे, लैंडलॉर्ड्स को रेंट पे करने से मना कर देते थे। रिफ्यूज मतलब मना कर देना, मना कर देते थे। और यहाँ तक कि लैंडलॉर्ड जो होते थे उनका मर्डर कर देते, मर्डर मतलब जिंदा मार डालना, उनको मार उनकी हत्या कर देते थे। इन 1902 दिस ऑकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ एशिया। तो दोस्तों 1902 में क्या होता है, इस प्रकार की जो घटना होती है कि लैंडलॉर्ड को रेंट ना देना और उनकी हत्या कर देना। 1902 में साउथ रशिया में ये काफी लार्ज स्केल पे हुआ। और 1905 में क्या होता है कि इस प्रकार का इंसिडेंट जो था पूरे रशिया में होने लगा कि जो किसान होते थे लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं देते थे, उनकी हत्या कर देते थे। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट इन अनदर वे। और जो रशियन पीजेंट थे वे अदर यूरोपियन पीजेंट से काफ़ी डिफरेंट थे अदर भी वे में। जैसे कि दे पूल दियर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कम्यून, इस कम्यून को मीर भी बोलते थे, डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। तो ये क्या करते थे पीरियोडिकली, यानी एक टाइम अंतराल के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद, ये जो रशिया के पीजेंट थे अपनी लैंड जो है कि डिवाइड कर देते थे। डिवाइड कैसे करते थे, ये अपनी लैंड जो है कम्यून यानी जो मीर होता था उसको दे देते थे और मीर इस लैंड को डिवाइड करता था। यानी सपोज सारे पीजन जो थे, हम दो फैमिली मेंबर की बात करते हैं, एक पीजन की फैमिली मेंबर में 7 लोग हैं, कितने 7, 7 मेंबर हैं। और दूसरे के घर में कितने हैं 2 मेंबर्स हैं, मतलब 2 मेंबर हैं। ठीक है, मान लो 4 मेंबर हैं। 4 मेंबर मतलब पहली जो ए फैमिली है उसके 7 मेंबर है, उसमें जो बी फैमिली है उसमें 4 मेंबर हैं, टोटल 4 मेंबर हैं। ठीक है, यानी कि इसमें 3 ज़्यादा हैं। अब कम्यून क्या करता था, कम्यून के पास सारी लैंड होती थी, सारे जो किसान होते थे कम्यून के पास लैंड अपनी दे देते थे। वह इनकी नीड के हिसाब से जितना जिसको ज़रूरत है उतनी लैंड देता था। यानी कि इनको ज़्यादा अनाज की ज़रूरत थी, इनको ज़्यादा लैंड देता था, इनको कम अनाज की ज़रूरत थी, इनको कम लैंड देता था। जो मीर होता था यानी जो कम्यून होता था वह लैंड को इंडिविजुअल फैमिली की नीड के हिसाब से, इंडिविजुअल फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से बांटता था। ये कितना बढ़िया सिस्टम था। सोशलिज्म इन रशिया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। तो दोस्तों 1914 के पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी रशिया में वे इलीगल थी। जैसे दी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो कि 1898 यानी 1898 में बनाई गई थी, किसके द्वारा, सोशलिस्ट के द्वारा यानी समाजवादियों के द्वारा, जो कि मार्क्स के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करते थे, यानी मार्क्स के आइडियाज़ के समर्थक थे। हाउएवर बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से इस पार्टी को, कौन सी पार्टी को, दी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी को एज ए इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑपरेट करना पड़ रहा था। इसने अपना एक न्यूज़पेपर जो है सेटअप किया, वर्कर्स को मोबिलाइज किया, मोबिलाइज मतलब इकट्ठा करना, और ऑर्गेनाइज मतलब करना, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। सम रशियन सोशलिस्ट फील दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। कस्टम यानी कि जो रिवाज है, कस्टम यानी रिवाज, रीति। तो कुछ रशियन सोशलिस्ट का मानना था कि जो रशियन पीजेंट हैं, जो रशियन जो किसान हैं, उनका जो कस्टम है कि एक पीरियड के बाद वो लैंड को डिवाइड कर देते हैं, वह उनको एक नेचुरल सोशलिस्ट बनाता है। नेचुरल सोशलिस्ट का मतलब, नेचुरल का क्या मतलब है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, सोशलिस्ट के लिए मतलब सोसाइटी के लिए, यानी कि सोशलिस्ट का मतलब कि सारे चीज़ जो भी मतलब हो, सारे को इक्वल हो, मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, सारे लोग, ना ज़्यादा कोई पैसे वाला हो ना ज़्यादा कोई गरीब हो, मतलब एक मॉडरेट हो। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से सबके पास पैसा हो, ज़रूरत के हिसाब से सबके पास लैंड हो, यानी कि जो भी प्रॉफिट हो सबको इक्वली, नीड के हिसाब से, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से, फैमिली की, इंडिविजुअल फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से सबको मिल जाए। तो उनका कहना, उनका मानना था कि जो रशियन पीजेंट है, जो रशियन किसान है, उनका जो कस्टम है लैंड को पीरियोडिकली डिवाइड करने का, उनको नेचुरल सोशलिस्ट बनाता है। नेचुरल सोशलिस्ट द सेंस कि यहाँ पे भी कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, उसके पहले से ही वे क्या है, एक सोशलिस्ट हैं। ठीक है, विदाउट किसी रिवॉल्यूशन के वे सोशलिस्ट हैं, इसलिए क्या है, नेचुरल सोशलिस्ट हैं, नेचुरल समाजवादी। इसलिए जो पीजेंट्स थे, जो पीजेंट हैं, वे क्या हो सकते हैं, रिवॉल्यूशन के मेन फोर्स बन सकते हैं, ना कि मजदूर। तो और इसलिए जो रशिया है वो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे क्विकली जो है कि सोशलिस्ट बन सकता है, सबसे तेजी से जो है कि सोशलिस्ट बन सकता है। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। तो दोस्तों लेट 19th सेंचुरी के दौरान, यानी कि 19th सेंचुरी के अंत में जो सोशलिस्ट थे, जो समाजवादी थे, वे गांव साइड एरिया में काफी एक्टिव थे। दे फ्रॉम द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1990। तो ये जो गांव साइड के जो सोशलिस्ट थे, जो किसान, जो समाजवादी थे, वे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाते कब, 1900 में। अभी जो यहाँ पे हमने देखा था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ये 1898 में बनी थी सिटी साइड में।
ठीक है, अब यहाँ पे हम कंट्री साइड में देखेंगे तो यह बनी थी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट राइट एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट। तो इस पार्टी, ये जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी थी जो कि 1900 में बनी थी, इसने जो है कि पीजेंट्स के राइट्स के लिए, यानी कि जो किसान थे उनके अधिकारों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी, काफ़ी स्ट्रगल किया। और इसका डिमांड था कि जो भी लैंड नोबल्स के बिलोंग है, यानी नोबल्स की जो भी लैंड है वो किसानों को ट्रांसफर कर दी जाए, किसानों को दे दी जाए। सोशल डेमोक्रेट जो थे वे डिसएग्री थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी से अबाउट पीजेंट, यानी कि जो इसी पार्टी में जो सोशल डेमोक्रेट थे, क्या जो सोशल डेमोक्रेट थे वे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी से जो है कि डिसएग्री थे किसान वाले मैटर पे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि जो नोबल्स की ज़मीन है उनको किसानों को दे दी जाए। लेनिन का मानना था कि पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, पीजेंट जो है एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, यानी कि किसान में एकता नहीं है। कुछ पीजेंट जो है कि कुछ किसान गरीब है, कुछ अमीर हैं, कुछ जो है कि एज ए लेबर काम करते हैं, यानी कि एज ए मजदूर काम करते हैं, जबकि कुछ कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, जो कि अदर वर्कर को, अदर मजदूरों को एम्प्लॉय रखते हैं। इस डिफरेंशिएशन के हिसाब से कुड नॉट बी पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। जो किसान है वे एक सोशलिस्ट मूवमेंट के हिस्सा नहीं हो सकते, का हिस्सा जो है नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से द पार्टी वार डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो पार्टी होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो डिवाइड होके यह पार्टी दो दो मतलब यह दो भाग में बढ़ जाती है। एक तो बोल्शेविक ग्रुप, दूसरा मेंशेविक ग्रुप। व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे, थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक जारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो जो व्लादिमीर लेनिन था, जो कि किसको नेतृत्व कर रहा था, बोल्शेविक ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था, उसका मानना था कि जारिस्ट रसिया जैसी रिप्रेसिव सोसाइटी में, रिप्रेसिव यानी कि दमनकारी, जहाँ पे लोगों को दबा के रखा जाए, दमन किया जाए, तो वह जार को बहुत ही दमनकारी मानता था। तो उसका मानना था कि जारिस्ट रशिया जैसी जो डिप्रेसिव सोसाइटी है, वहाँ की जो पार्टी है उसको डिसिप्लिन होना चाहिए और अपने मेंबर की क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी नंबर, नंबर पे जो है कि कंट्रोल रखना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ही आ जाए, मतलब जो मेंबर है उनकी क्वालिटी भी देखनी चाहिए, उनके नंबर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और जो मेंशेविक थे उनका विचार था कि पार्टी जो है कि सारे लोगों के लिए ओपन कर दी जाए, जैसा कि जर्मनी में था। टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। टर्बुलेंट टाइम यानी उथल पुथल का टाइम, 1905 का रिवॉल्यूशन, 1905 की क्रांति। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, रशिया एक ऑटोक्रेसी था, यानी कि यहाँ पे निरंकुश राजशाही चलती थी। यहाँ पे यहाँ का जो राजा था बिना किसी अंकुश का, बिना किसी रोक टोक का जो है काम करता था, अपनी मनमानी से काम करता था, मनमानेपन से। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। तो दोस्तों अगर हम अदर यूरोपियन रूलर देखें, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यहाँ तक कि जो बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं सेंचुरी जब स्टार्ट होती है उसकी बिगिनिंग में ही अदर यूरोपियन रूलर्स को देखे तो वह किसी न किसी पार्लियामेंट के अधीन आ चुके थे। मतलब उन पे पार्लियामेंट का रोक था, पार्लियामेंट जो है कि उन पे चेक करता था, यानी कि उन पे अंकुश लगा हुआ था पार्लियामेंट का। बट जो जार था, रशिया का जो जो जार था, वह किसी भी पार्लियामेंट के अधीन नहीं था। ठीक है, अधीन मतलब कि किसी भी पार्लियामेंट का अंकुश नहीं था, उस पर रोक नहीं था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर, बट जो रशिया में जो लिबरल थे वह इस सिचुएशन को हटाना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। तो इसलिए वे सोशल डेमोक्रेट और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज के साथ वर्कड विद पीजेंट एंड वर्कर ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए जो लिबरल थे रशिया में दोस्तों, वे सोशल डेमोक्रेट और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी के साथ उन्होंने पीजेंट और वर्कर के बीच में काफ़ी काम किया। कब? 1905 के दौरान, जब वे कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कर रहे थे। तो उनको सपोर्ट कौन करता है? एम्पायर, उसे रशियन एम्पायर में नेशनलिस्ट जो थे, ठीक है। और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जो जदीदिस्ट थे, हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड दियर सोसाइटी। जो जदीदिस्ट थे दोस्तों, यानी जदीदिस्ट यानी कि जो कि मुस्लिम समाज में, इस्लाम में जो कि क्या सुधार लाना चाहते थे, रिफॉर्म लाना चाहते थे। तो इनको सपोर्ट कौन करता है? इनको सपोर्ट करते हैं एम्पायर में नेशनलिस्ट जो थे वे। और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया तो वहाँ के जो जदीदिस्ट थे, जो कि यह चाहते थे इस्लाम को मॉडर्नाइज करें, यानी कि वे इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे और अपनी सोसाइटी में, जो सोसाइटी है उसमें इस्लाम को लीड करना चाहते थे, इस्लाम को आगे ले जाना चाहते थे, वे इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो जो 1904 का साल था दोस्तों, वह रशियन वर्कर्स के लिए बहुत का पर्टिकुलरली बैड था। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%।
तो जो प्राइसेस थी इसेंशियल गुड्स की, इसेंशियल जो चीज़ें थी उनकी प्राइसेस इतनी तेज़ी से क्विकली बढ़ती हैं कि जो रियल वेजेस था वो 20% डिक्लाइन हो जाता है। रियल वेजेस का क्या मतलब, यानी कि जो भी हमारी वेजेस हैं उससे हम कितना जो है कि सामान, कितना प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें बोलता है कि जो इसेंशियल चीज़ें थी उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ जाती हैं कि जो रियल वेजेस थी उसमें 20%, जो रियल वेजेस थी वे 20% क्या होती हैं, डिक्लाइन हो जाती हैं। जो अब हम देखते हैं कि मान लो आपकी एक दिन की वेज है, सपोज एक दिन की आपकी वेज कितना है, सपोज 100 रूबल। रूबल क्या था, रशियन करेंसी थी। ठीक है, 100 रूबल आपकी जो है कि वेज है एक दिन की। और एक ब्रेड की जो कीमत है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 रूबल है आपकी जो वेजेस है एक दिन की, 100 रूबल्स है। और एक ब्रेड की जो कीमत है वो कितना है, 10 रूबल। यानी कि 100 रुपीज़ में आप कितना ब्रेड खरीद सकते थे, पहले 10 ब्रेड आप खरीद सकते थे। समझना इस चीज़ को, 10 ब्रेड आप खरीद सकते थे। बट प्राइसेस, इसेंशियल चीज़ें, जो ब्रेड था क्या था, इसेंशियल चीज़ था। ठीक है, इसेंशियल चीज़ों की प्राइसेस इतना तेज़ी से बढ़ जाते हैं कि ये बाई 20% गिर जाता है रियल वेजेस। अब मान लो कि जो ब्रेडेड की कीमतें थी, जो ब्रेड था उसकी कीमत हो जाती है 20 रूबल, यानी 20 रूबल में एक ब्रेड आपको मिलेगा। तो 20 रूबल में अगर आपको एक ब्रेड मिलेगा तो अब आप कितना ब्रेड खरीद सकते हो इस 100 रूबल में, केवल 5 ब्रेड। यानी कि जो प्राइसेस थी बाई कितना डिक्लाइन हो जाती हैं, अबाउट 50%। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कीमतें जो है इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। तो कीमतें बाई जो है कि इतनी ज़्यादा बढ़ी थी कि जो इनका रियल वेजेस होता है वो बाई 20% जो है डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो मेंबरशिप होता है वर्कर्स एसोसिएशन का, वह बहुत ड्रामेटिकली जो रोज होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंबरशिप लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होते हैं उसके मेंबर बनते हैं एसोसिएशन के। When four members of the Assembly of the Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action। तो हुआ क्या दोस्तों, तो हमने देखा कि बहुत सारे एसोसिएशन बन रहे थे। इसी प्रकार का एक रशिया में एक मजदूरों का एसोसिएशन था जिसका नाम था असेंबली ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। यह एसोसिएशन था। तो इसके 4 मेंबर्स को जब पुटिलो आयरन वर्क्स पे डिसमिस कर दिया जाता है, कब, 1904 में। सॉरी, यह जो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर था यह 1904 में बना था। ठीक है, 1904 में बना था, जब इस असेंबली के 4 मेंबर्स को क्या किया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, कहाँ पर, पुटिलो आयरन वर्क्स में। ठीक है, तो जो यहाँ के मजदूर थे, सारे मजदूर क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्शन कर देते हैं, यानी कि वो आंदोलन का ऐलान कर देते हैं। कुछ दिनों बाद, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, 1,10,000 से ज़्यादा जो है कि मजदूर सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं। उनकी डिमांड क्या रहती है, जब कोई हड़ताल पे जाता है उसकी कुछ ना कुछ डिमांड रहती है। तो इनकी भी क्या डिमांड थी कि जो हमारा वर्किंग डे है उसको कम किया जाए। कितना किया जाए, 8 आवर्स किया जाए, 8 घंटे किया जाए। और जो हमारी वेजेस है उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए, उसमें यानी कि वेजेस जो है कि इंक्रीमेंट किया जाए, और जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks। तो दोस्तों कोसैक क्या होते हैं, कोसैक नॉर्मली जो थे ना राजा के लिए काम करते थे। एक हिसाब से इनको घुड़सवार सैनिक मान लो आप, राजा के लिए काम करते थे। नॉर्मली जो रशियन एम्पायर था, रशियन एम्पायर के पास रहते थे। रशियन एम्पायर के का जो है प्रोटेक्शन करते, मतलब कि यहाँ इस एक्सटेंट पे रशियन एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी उस पे रहते थे। ठीक है, और ये जो भी कि जार के खिलाफ जो भी मतलब अपराइजिंग होता था, जो भी आंदोलन होता था उसको दबाने की कोशिश करते थे। ठीक है, प्रोसेशन यानी जुलूस, जब वर्कर्स का एक जुलूस जिसका नेतृत्व फादर गैपोन कर रहा था, वह विंटर पैलेस के पास पहुंचता। विंटर पैलेस क्या था, विंटर पैलेस जहाँ पे राजा निवास करता था, राजा का घर। ठीक है, तो उस पे राजा जो है कि पुलिस और कोसैक अटैक करा देता है, मतलब कोसैक और पुलिस जो है उस पर अटैक कर देते हैं। अब बात आती है कि आखिर में लोग वहाँ पे गए क्यों। जैसे किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो लोग वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट जाते हैं, वहाँ पे आंदोलन करते हैं, वहाँ पे स्ट्राइक्स करते हैं। तो वहाँ का हेड ऑफ स्टेट कौन था, यानी कि पूरे एम्पायर का जार निकोला था, इसलिए वहाँ पे सारे लोग वहीं पे गए। तो इस पे अटैक कर देते हैं। लगभग 100 वर्कर्स से ज़्यादा की मृत्यु हो जाती है, मतलब 100 से ज़्यादा मजदूर जो थे वो मारे जाते हैं, और 300 से ज़्यादा वाउंडेड यानी कि घायल हो जाते हैं। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, और इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन, और एक सीरीज ऑफ इवेंट जो स्टार्ट हुई, बहुत सारी घटनाएं इसको जो कि 1905 की रिवॉल्यूशन के नाम से जानी जाती हैं। Strikes took place all over the country, and universities closed down when student bodies tagged walkout complaining about the
लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। यहाँ पे जो स्टैग्ड वॉकआउट दिया है, स्टैग्ड वॉकआउट क्या होता है कि अगर मान लो कोई एसोसिएशन है, मतलब ऐसा नहीं एक या दो लोग, मान लो कोई मजदूर हैं, कई मजदूर हैं, अब ये पूरे मजदूर किसी वजह से क्या करते हैं, वो चले जाते हैं, मतलब काम को बंद करके चले जाते हैं। मान लो वर्किंग कंडीशन से नहीं खुश हैं या पॉलिसी की, कंपनी की जो पॉलिसी है उससे नहीं खुश हैं, ये सारे के सारे लोग काम को बंद करके चले जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैग्ड वॉकआउट। अब ये बात आता है स्टूडेंट्स का, मान लो स्टूडेंट जो है कि नहीं खुश हैं कि जो भी स्कूल का, जो भी यूनिवर्सिटीज़ का जो भी एजुकेशन पॉलिसी है, जो भी है, और जो भी रूल रेगुलेशन है उससे खुश नहीं है, तो सारे के सारे स्टूडेंट अगर चले जाएं अपना, मतलब ऐसे छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, क्लास छोड़ के सारे स्टूडेंट चले जाएं, उसको हम स्टैग्ड वॉकआउट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर द कंट्री, पूरे रशिया में स्ट्राइक्स होने लगती हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बॉडी थे, यानी जो सारे स्टूडेंट थे, वे स्टेग्ड वॉकआउट होते हैं। उनका क्यों होते हैं, उनका कंप्लेन था कि लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज है, यानी लोगों को आज़ादी नहीं है। और जो लॉयर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थे और अदर मिडिल क्लास के वर्कर्स थे, वे अपना यूनियन बनाने लगते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड करने लगते हैं। अब देखो किस प्रकार से रशियन रिवॉल्यूशन, यानी जो रशियन एम्पायर था, वहाँ की भी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी प्रभावित थी। ड्यूरिंग द 1905 रिवोल्यूशन, 1905 के रिवोल्यूशन के दौरान द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। तो 1905 की जो रिवोल्यूशन हुई दोस्तों, उसके दौरान तो जार था, उसने अलाउ कर दिया, उसने परमिशन दे दिया एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का, यानी कि ड्यूमा का। इलेक्टेड यानी कि जो कि चुना जाएगा, जिसका चुनाव होगा। कंसल्टेटिव यानी कि जो कि राजा को कंसल्ट करेगी, ना कि राजा को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, यानी कि जो राजा को कंसल्ट करेगी। फॉर अ brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers। ट्रेड यूनियन की एक यूनियन होता है, बहुत सारे मजदूरों का यूनियन होता है, जो कि एक अपने यूनियन के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रिवॉल्यूशन के दौरान कुछ टाइम तक जो है कि बहुत सारी ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमेटी जो थी, फैक्ट्री वर्कर्स की बनी थी, वो काफ़ी जो है कि अस्तित्व में रही कुछ टाइम तक। आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटीज एंड यूनियंस वर्क अनऑफिशियली। बट दोस्तों 1905 के बाद ज़्यादातर जो कमेटीज और यूनियन थी वह वो अनऑफिशियली काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट के द्वारा इलीगल जो है कि डिक्लेयर कर दिया गया था। सिविल रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिकल एक्टिविटी द सेंस, यानी कि कुछ लोगों का समूह है जो कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होती है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए वे काम करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी जो है कि सिविल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। अब देखो विद इन 75 डेज, 75 दिनों के अंदर जो जार था उसने फर्स्ट ड्यूमा को कैंसिल कर दिया, यानी कि डिसमिस कर दिया, और फिर से सेकंड ड्यूमा री इलेक्ट की गई, उसको इसने 3 मंथ, विद इन 3 मंथ जो है डिसमिस कर दिया। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन पावर। अथॉरिटी यानी कि पावर। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों उसने किया? क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी अथॉरिटी पे कोई क्वेश्चन करे, उसकी पावर के पे कोई क्वेश्चन करे, और या उसका पावर जो है कम हो। ठीक है, ही चेंज द वोटिंग लॉस। राजा तो दिमागदार था, उसने क्या किया, जो ड्यूमा को सेलेक्ट करने का इलेक्टेड कंसल्टेटिव जो बॉडी थी, उसको सेलेक्ट करने का उसने जो है वोटिंग रूल ही बदल दिया। वोटिंग करने का जो रूल था, उसको, जो लॉ था, उसको ही बदल दिया। और इस वजह से उसने जो थर्ड ड्यूमा इलेक्ट किया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसने कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन को डाल दिए। कंजर्वेटिव यानी कि जो जैसा था वैसा ही चाहते थे, उससे आगे कोई बदलाव नहीं चाहते थे। और जो लिबरल्स और रिवोल्यूशनरी थे उनको बाहर रखा गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। पहला विश्व युद्ध और रशियन एम्पायर, रशियन साम्राज्य। इन 1914, तो दोस्तों 1914 में क्या होता है, दो दो यूरोपियन अलायंस के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। अलायंस यानी कि कई कई देशों का ग्रुप। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, यह एक अलायंस थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की एक साइड थे, और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया एक साइड थे। बाद में इनको कौन ज्वाइन कर लेता है? इटली और रोमानिया। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर, हर कंट्री का एक ग्लोबल एम्पायर था। इसलिए जो वार था दोस्तों, वह केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि यूरोप के बाहर तक भी क्या था, यूरोप के बाहर भी लड़ा गया। यही जो था क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार था, यानी कि पहला विश्व युद्ध। इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड द जार निकोलस सेकेंड। यानी कि इतना बावजूद भी, इतना सब कुछ हुआ, जैसे हमने देखा कि जार का सब कितना विरोध कर रहे थे, बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आया रशिया में, सारे लोग जो है कि जार निकोलस सेकेंड के साथ थे, उनका समर्थन कर रहे थे। क्योंकि जब एक बार कंट्री की बात आती है, नेशन की बात आती है ना, तो कोई कितना भी, सरकार कितनी भी बुरी हो, लेकिन सारे लोग सरकार के साथ हो जाते हैं, गवर्नमेंट के साथ हो जाते हैं। तो ऐसा ही रशियन एम्पायर में भी हुआ।
और जैसे जैसे यह वॉर कंटिन्यू रहा, यानी कि वॉर जैसे जैसे खिंचता गया, जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। अब देखो जार ने क्या किया, जो ड्यूमा की मेन पार्टी थी, यानी जो थर्ड ड्यूमा बनाई गई थी, जिसमें कि पॉलिटिकल कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, उनका भी कंसल्ट लेने से उसने इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। इसलिए सपोर्ट वोट थी, यानी उसका सपोर्ट था कम हो गया, लोग कम समर्थन करने लगे। एंटी जर्मन सेंटिमेंट रैन हाई, सेंटिमेंट यानी भावनाएं जो थी, एंटी जर्मन सेंटिमेंट जो है वो हाई जा रहे थे, मतलब हाई हो रहे थे, यानी कि जो जर्मन विरोधी भावनाएं थी वो हाई हो रही थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसको रीनेम करके, सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था, उसको रिमेन करके पेट्रोग्राड कर दिया गया। द जारीना अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर स्पेशली अमोंग कॉल्ड रासपुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। तो दोस्तों अब राजा अनपॉपुलर क्यों हुआ, इसका कई तीन रीजन था। जैसे कि एक हमने देखा कि उसने ड्यूमा की जो मेन पार्टी थी उनका कंसल्ट लेने से रिफ्यूज कर दिया। दूसरा, क्योंकि जारीना अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन की थी, वह मतलब जर्मन ओरिजिन की थी, वह जर्मन की, मतलब वह पैदा जर्मन में हुई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग यह सोच रहे थे, क्योंकि उस टाइम रशियन आर्मी हार रही थी, कहीं ना कहीं लोग यह सोच रहे थे कि रशियन एम्पायर की जो पॉपुलेशन थी कि ये राजा मिला हुआ है। ठीक है, और तीसरा रीजन था कि जो पुअर एडवाइजर की वजह से, स्पेशली एक मॉन्क था, यानी एक प्रीस्ट था जिसका नाम था रासपुतिन, उसकी वजह से, क्योंकि रासपुतिन से लोग नफरत करते थे, एक्सेप्ट राजा एंड रानी। राजा रानी रासपुतिन जो भी बोलता था वही करते थे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वह दो फ्रंट पे लड़ा जा रहा था, और दोनों फ्रंट, यानी एक ईस्टर्न फ्रंट दूसरा वेस्टर्न फ्रंट, ये दोनों वार था, दोनों पे बिल्कुल डिफरेंट था। फ्रंट क्या होता है, हिंदी में इसको मोर्चा बोलते हैं, आपने सुना होगा कि हाँ इंडियन आर्मी ने यहाँ पे मोर्चा संभाला। फ्रंट देखो दोस्तों, जब दो सेनाएं, एक मतलब दो विपक्ष के लोग, मतलब एक इस साइड से और एक दूसरा इस साइड से लड़ रहे हों, एक दूसरे के आमने सामने लड़ाई कर रहे हो, तो उसको फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, तो ईस्ट वार जो था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ा जा रहा था, बिल्कुल डिफरेंट था। वेस्ट में आर्मीज ने, जो आर्मीज थी वो फ्रांस देश था उसकी ईस्टर्न बॉर्डर पे जो ट्रेंचेस बनी हुई थी वहां से लड़ाई लड़ रही थी। ईस्ट में आर्मीज ने काफ़ी अच्छी अच्छी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी, मतलब बहुत सारे आर्मी के जवान जो थे, सोल्जर्स थे, मारे गए थे। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग, जो रशियन आर्मी की डिफीट थी उसका हारना बहुत ही शॉकिंग था और डीमोरलाइजिंग था। जो रशियन आर्मी के सोल्जर्स थे वे डीमोरलाइज हो जाते हैं। रशिया's army lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916। तो दोस्तों जो रशियन आर्मी थी वह जर्मनी और ऑस्ट्रिया से 1914 और 1916 में बहुत बैडली हारती है, बहुत बुरी हार होती है। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917। तो 1917 तक लगभग 7 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है मारे जा चुके थे। अब क्या किया कि जर्मनी की जब सेना थी वो भागने लगी, मतलब रिट्रीट होने लगी, रिट्रीट मतलब वापस जाना, यानी कि अपनी जो भी बॉर्डर लाइन थी उसे छोड़ के वापस जब जाने लगे, रशियन आर्मी ने क्या किया, जो भी क्रॉप्स और बिल्डिंगें पड़ी रास्ते में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बात आती है कि उन्होंने डिस्ट्रॉय क्यों किया था, उनका ये मानना था कि जो अदर आर्मीज है, यानी जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की आर्मी है, लाइव ऑफ द लैंड ना रह पाए, मतलब यहाँ पे वो सर्वाइव ना कर पाए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। इस डिस्ट्रक्शन की वजह से 3 मिलियन से ज़्यादा रिफ्यूजी हो जाते हैं रशिया में। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। तो जार और गवर्नमेंट जो थी इसकी वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाते हैं। सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वार, और सोल्जर्स इसलिए इस प्रकार का कोई भी वार लड़ना नहीं चाहते थे, नहीं चाह रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम का फोटो है, यानी कि जो मैप है। ठीक है, रशियन, जैसे कि हमने देखा कि जो वार था दो यूरोपियन अलायंस के बीच में हुआ। ठीक है, यानी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में हो रहा था वार। एक साइड कौन कौन से थे, फर्स्ट यूरोपियन अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और कौन था, टर्की एक साइड थे, यानी सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल पावर। दूसरे साइड कौन था, दूसरे साइड रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस थे, और बाद में इनको ज्वाइन कर लेती हैं दो कंट्रीज, कौन कौन, इटली और रोमानिया। ठीक है, यानी रशिया इधर, इधर फ्रांस, इधर ब्रिटेन पहले थे, फिर बाद में रोमानिया और इटली भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो वार जो था दोस्तों, एक तो वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ा जा रहा था, दूसरा ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ा जा रहा था। अब देखते हैं वार किस प्रकार से हो रहा था। वार जैसे जो वेस्टर्न फ्रंट है, यहाँ पे ये फ्रांस का ईस्टर्न बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंचेस बनाई गई थी, बहुत सारी खाइयाँ थी यहाँ से। तो इधर की आर्मी, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया वाले इधर से लड़ रहे थे, और फ्रांस वाले इधर से, यानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया की आर्मी जो थी यहाँ से लड़ रही थी, इधर फ्रांस इधर से लड़ रहा था। बट यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंचेस, बहुत सारी खाइयाँ बनाई गई थी, इसलिए ना कोई इधर आ पा रहा था ना कोई इधर जा पा रहा था, ये इक्वलाइज हो रहा था, मतलब यहाँ पे कोई भी एक फाइनल जो है कि
रिजल्ट नहीं आता वार का, और एक जो बॉर्डर लाइन थी काफ़ी कम थी, इसका एक्सटेंट काफ़ी कम था, इसलिए दोनों आर्मी के जो सोल्जर्स थे वे इसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, एक ब्लॉकेज लगा देते हैं, ना ही फ्रांस की आर्मी इधर इंटर कर पाती है, ना ही जर्मनी की आर्मी इधर इंटर कर पाती है। अब आते हैं ईस्टर्न बॉर्डर पे, जो ईस्टर्न फ्रंट था। ईस्टर्न फ्रंट एक बिल्कुल प्लेन था दोस्तों, और यह काफ़ी लार्ज एक्सटेंट तक था, मतलब एक काफ़ी लंबा एक्सटेंट तक फैला हुआ था, और ये पूरा प्लेन था। तो यहाँ की जो रशियन आर्मी होती है वह इसको ब्लॉक नहीं, एक ब्लॉकेज नहीं लगा पाती, क्योंकि यह काफ़ी लार्ज एक्सटेंट था। और जर्मनी और ऑस्ट्रिया की आर्मी क्या करती है, खतरनाक तरीके से इनको बहुत ही बैडली हराती है 1914 से 1916 के बीच में। 1914 से 1916 के बीच में बहुत खतरनाक, क्यों रशियन, आखिर में रशियन एम्पायर हार क्यों रहा था? स्टार्टिंग में हमने देखा कि रशिया जो था सबसे लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन था अदर यूरोपियन स्टेट के कंपेरिजन में। तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, तो उनको एक सफिशिएंट हथियार नहीं था उनके पास, ना कुछ आर्म्स थे, मतलब कुछ भी उनके पास उतना वे डेवलप नहीं थे। बट जर्मनी ऑस्ट्रिया की जो है कि डेवलप एक हिसाब से ये लोग इंडस्ट्रियल नेशन थे। ठीक है, इस वजह से रशियन आर्मी जो एम्पायर जो थी, इनकी आर्मी नहीं कमजोर थी, इनकी आर्मी वीक नहीं थी, बट उनके पास बोलते ना हथियार नहीं था। ठीक है, तो रशियन एम्पायर की जो आर्मी थी, सोल्जर बहुत खतरनाक हारते हैं, और ये मारते बाद में इनके पास कुछ चारा नहीं बचता है। रशियन एम्पायर के पास की जो सोल्जर थे वे वापस भागने लगते हैं, रिट्रीट करने लगते हैं। जब रिट्रीट करने लगते हैं तो वे रास्ते में जो भी क्रॉप्स, अपने ही मतलब एम्पायर का जो भी क्रॉप्स और जो भी बिल्डिंगें देखी उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। क्यों? क्योंकि वे ये सोच रहे थे कि जो जर्मनी और जो ऑस्ट्रिया की आर्मीज हैं उनको यहाँ पे सेटल रहने का कोई जगह नहीं मिले, नहीं उनको सर्वाइव करने के लिए कोई खाने का कुछ मिले। इस वजह से, इनकी इस गलती की वजह से 3 मिलियन लोग रशिया में ही रिफ्यूजी हो जाते हैं, और 7 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं 1917 तक। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी पे बाल्टिक सी के थ्रू, यानी ब्रिटेन फ्रांस जो भी इसको इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जो भी इंडस्ट्रियल सामान भेजते थे, बाल्टिक सी से होके रशिया में आता था। बट जर्मनी का इस पर कंट्रोल हो जाता है, जर्मनी यहाँ पे ब्लॉकेज लगा देती है। अब जो है रशियन शिप्स या ब्रिटेन शिप्स यहाँ पे जा ही नहीं पाती। तो अब जो रशिया था वह एक ब्लॉक हो जाता है चारों ओर से, मतलब जो भी वॉर की सप्लाई थी जो भी बंद हो जाती है। इस वजह से काफ़ी उसे हार का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रशियन आर्मीज के पूरे सोल्जर्स हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का फोटो है। द इंपेरियल रशियन आर्मी आर्मी केम टू बी नोन एज द रशियन स्टीम रोलर, इनको रशियन स्टीम रोलर के नाम से जाना जाता था। इट वॉज द लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स इन द वर्ल्ड, यह उस टाइम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आर्म फोर्स थी। दी वॉर आल्सो हैड अ सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, जो वार था उसका इंडस्ट्री पे भी काफ़ी सेवर इम्पैक्ट पड़ा, काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। रशिया ओन इंडस्ट्री वर्क हुई, जैसे कि हमने देखा रशिया की इंडस्ट्री से काफ़ी नंबर में, यानी कि काफ़ी कम थी। और कंट्री जो है कि अदर सब इंडस्ट्रियल गुड्स का अदर सप्लाई बंद हो जाता है, कैसे कट ऑफ हो जाता है, बाई जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। जैसे कि हमने देखा बाल्टिक सी पे जब जर्मनी का कंट्रोल आ जाता है तो बंद हो जाता है। और जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे रशिया के, वो कंपेरिजन देन अदर यूरोपियन स्टेट के कंपेरिजन में काफ़ी रैपिडली, काफ़ी तेजी से जो डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। डिसइंटीग्रेट का मतलब खराब होना। ठीक है, बाई 1916 रेलवे लाइन बिगन टू ब्रेक डाउन, जो बाई 1916 क्या होता है, रेलवे लाइन जो है टूटने लगती हैं, ब्रेक डाउन होने लगती हैं। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर, अब जो एबल मैन थे, यानी जो एबल मैन बॉडीज मतलब हेल्दी पुरुष, जो हेल्दी मैन थे उनको वॉर के लिए बुला लिया जाता है। रिजल्ट क्या होता है, देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूस इसेंशियल वॉर शटडाउन। अब देखो, जो हेल्दी लोगों को लिया गया, अब जो छोटे छोटे वर्कशॉप थे वहाँ पे लेबर शॉर्टेज हो गए, और जो जो इसेंशियल चीज़ें प्रोड्यूस करती थी, वो जो वर्कशॉप इसेंशियल चीज़ें प्रोड्यूस करती थी, वहाँ पे क्या हुआ, लेबर शॉर्टेज हुआ, इस वजह से वो भी बंद हो गई। ठीक है, लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। अब जो ग्रेन का सप्लाई था ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी को खाने के लिए जाता था, जा रहा फॉर द पीपल इन द सिटीज़, जो लोग सिटीज़ में रह रहे थे, ब्रेड एंड फ्लोर बिकम्स कर, उनके लिए ब्रेड और फ्लोर का जो है बिल्कुल कमी हो जाती है। बाय द विंटर ऑफ 1916 डायोड्स एट ब्रेड शॉप्स पर कॉमन, डायोड्स यानी कि दंगे। तो बाय द विंटर ऑफ 1916 क्या होता है, 1916 के विंटर तक क्या होता है कि जो डायोड्स थे, जो दंगे थे, ब्रेड शॉप पे कॉमन हो जाते हैं।